असम का गठन 1950 में हुआ। असम में पहली बार 1952 में विधानसभा चुनाव हुए। इक्यावन 30% वोटिंग हुई। कांग्रेस की सरकार बनी। इसके बाद 1972 तक कांग्रेस ही असम की सत्ता में रही। फिर चली बदलाव की बयार। वोटिंग परसेंट में हुआ इजाफा और सियासी कहानी बदल गई। दरअसल असम में वोटिंग का घटता बढ़ता प्रतिशत कभी बदलाव का संकेत देता है तो कभी मौजूदा सरकार के पक्ष में दलील देता है। इस बार 9 अप्रैल को असम में बम्पर वोटिंग हुई। असम में इस बार 85.89% मतदान हुआ। असम में सियासी इतिहास में पहली बार रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। इस बार की वोटिंग पिछले चुनाव से करीब 3.5% ज्यादा है। ऐसे में सवाल उठने लगे कि क्या असम में सत्ता की लड़ाई दिलचस्प होने जा रही है। दरअसल असम में सत्ता का खेल 7 से 8% वोट बढ़ने या फिर घटने पर होता है। ऐसे में इस बार की वोटिंग पैटर्न सबको सोचने पर मजबूर कर रहा है, क्योंकि असम में वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। असम में 126 सीटों पर 722 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। असम में 126 सीटों पर 85.89% लोगों ने वोटिंग की। इस तरह से असम में वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए और पिछली बार से करीब 3.5% ज्यादा मतदान रहा। इससे पहले असम में 2021 विधानसभा चुनाव में 82.42% मतदान रहा था और 2026 में 84.7% मतदान हुआ था। यही वजह है कि असम का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प और मुकाबले वाला माना जा रहा है। मौजूदा मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि असम में 80% से ऊपर जब मतदान हुआ है तब बीजेपी की सरकार आई है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव के नतीजे यही कह रहे हैं। असम में राजनीतिक इतिहास में वोटिंग पैटर्न को देखें तो 7 से 8% वोटिंग बढ़ने या फिर घटने से सत्ता बदलती रहती है। 2026 में 2021 के चुनाव की तुलना में 8% मतदान ज्यादा हुआ था तो कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। बीजेपी पहली बार सत्ता में आई थी और इसके बाद 2021 में वोटिंग फीसदी में 2% की कमी आई तो सत्ता में बनी रही। वहीं आपातकाल के बाद 1978 में चुनाव हुए तो केवल 1% वोटिंग ज्यादा होने से सत्ता बदल गई। कांग्रेस को बाहर होना पड़ा तो जनता पार्टी की सरकार आई थी। अभी के सियासी माहौल को देखें तो बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। शर्मा का व्यक्तिगत प्रभाव, संगठन की पकड़ और एनडीए गठबंधन का साथ पार्टी को बढ़त देता नजर आता है। एंटी इनकम्बेंसी भी बहुत तेज नहीं दिखाई दे रही है, जिससे बीजेपी को फायदा मिल सकता है। दूसरी तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इस बार पहले से बेहतर तैयारी के साथ मैदान में है। पार्टी का नेतृत्व गौरव गोगोई संभाल रहे हैं। वो बीजेपी को कड़ी चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो अकेले चुनाव लड़ रही है, जिससे खासकर मुस्लिम वोटों के बंटने का खतरा बना हुआ है। अगर विपक्षी वोट एकजुट नहीं होते हैं तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। इस चुनाव में असली खेल कुछ अहम फैक्टर्स पर टिका हुआ है। पहला, मुस्लिम वोट किस तरफ जाता है और क्या वो एकजुट रहता है या बंट जाता है। दूसरा, असमिया पहचान और स्थानीय मुद्दे जो इस बार चुनाव में काफी असर डाल रहे हैं। तीसरा, ग्रामीण इलाकों में हुई भारी वोटिंग जिसने मुकाबले को और अनिश्चित बना दिया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी फिलहाल आगे नजर आती है और तीसरी बार सरकार बनाने की स्थिति में दिख रही है। लेकिन अगर कांग्रेस और बाकी विपक्षी वोट एकजुट हो जाते हैं तो मुकाबला काफी कड़ा हो सकता है और नतीजे चौंकाने वाले भी आ सकते हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क।